देखो, भारतीयों में सबसे पहले विचार गांधी जी के मन में आया था 1922 में संविधान सभा का। उसके बाद सबसे पहली मांग थी एम एन राय की 1933 से 34 के बीच में संविधान सभा की। और कांग्रेस के मन से सबसे पहले मांग की थी नेहरू जी ने। ठीक है, कब की थी? 1935 में। किस अधिवेशन में की थी ये भी पूछा जा सकता है, फैजलपुर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा आया था। और इसमें पहली बार स्वीकारा गया कि भारतीयों का की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब भारतीयों को संविधान अपना बनाने के लिए एक संस्था देने की बात स्वीकारी गई थी। लेकिन इसमें एक बात बोल दी गई कि मुख्यतः भारतीय ही होंगे। जिसका भी माइक ऑफ ऑन है भैया ऑफ कर दो। इसमें एक बात बोली गई थी कि इसमें मुख्यतः भारतीय ही होंगे। जिसकी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि अगर मुख्यतः भारतीय होंगे मतलब अंग्रेजों का हस्तक्षेप होना ही है। इसलिए हस्तक्षेप के कारण ही इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त 1940 में आया था। ठीक है, ये भारतीयों को मनाने की एक कोशिश थी, लेकिन भारतीयों ने इसको वो अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने इसे जंग लगी कील कह दिया अगस्त प्रस्ताव को। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए, जिनकी अच्छी पकड़ थी भारतीयों पर। इनका अच्छा संबंध था नेहरू से और गांधी जी से। ठीक है, ये लोगों को समझाने में माहिर थे। और ये सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीयों को शामिल भी करना था। इन्होंने कहा कि हम आपके संविधान सभा की मांग मान लेते हैं, लेकिन कब करेंगे ऐसा काम? विश्व युद्ध के बाद। सेकंड विश्व युद्ध का दौरान ये आए थे। और सेकंड विश्व युद्ध के बाद इन्होंने भारतीयों को संविधान सभा बनाने की छूट देने की बात कही थी, लेकिन उसे भी नकार दिया गया। और इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया था। ये उस दिन हमने बताया था, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया था। ऐसा चेक जिसपे कोई डेट ही नहीं है। लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन इस कैबिनेट मिशन के आधार पे ही हुआ था। इसको लेके जो आए थे अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, फिर थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तीन लोग लेके आए थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स भी साथ में आए थे, जो इससे पहले भी आ चुके थे। और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए थे कि आप भारतीयों को जाके मनाइए। और इस बार बात बन गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे और 93 देशी रियासतों के थे। 93 देशी रियासतों के मनोनीत होने थे। और ब्रिटिश भारत के जितने भी सदस्य होने थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, विधान परिषदों द्वारा जो चुने जाने थे अप्रत्यक्ष चुनाव में। ये जो हमारे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब उस प्रतिनिधि को चुनेंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिन्हें मतलब जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। ये चुनाव की प्रक्रिया कैसी थी? एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व था, जिसमें क्रमवार वोट दिया जाता है, वरीयता दी जाती है। सबसे आप ज्यादा किसको पसंद करते हैं? नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, ऐसे। ठीक है, चुनाव कब हुए? जुलाई से अगस्त 1946 में। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मतलब पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आ गई। 389 सदस्यों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, छोटी पार्टियों को 7 और निर्दलीय को 8। इसमें देशी रियासतें भाग नहीं ली थी, क्योंकि उनके अपने रजवाड़े थे और वो राजा छोड़ के दूसरे देश में क्यों शामिल होना चाहेंगे? उनके संविधान के अनुसार क्यों शामिल होना चाहेंगे? फिर हुआ क्या? जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो 389 सदस्यों चुनने का बस यही कारण था कि एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए लगभग जनसंख्या लगभग सीटें 389 रखी गई थी। फिर 4 कमिश्नरी प्रांत थे, जो वहां पे 292 प्लस 4 लिखा हुआ था। इसका मतलब 4 कमिश्नरी प्रांत, जैसे आज के केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। उसी तरह पहले 4 कमिश्नरी प्रांत थे, जिसमें दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। कुर्ग कर्नाटक का था, अजमेर राजस्थान का, सब लोग जानते होंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, उसका क्षेत्र भी जानते होंगे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब स्टार्ट हुई? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी इसमें। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। ये फ्रांस की एक प्रथा है कि वहां पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको सम्मान देने के लिए अध्यक्ष के पद से
या ऐसा कुछ कर देते हैं। चर्चिल मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। चर्चिल ने इस पे ये कह दिया था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, ये ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं ब्रिटेन के जो भारतीयों को बहुत अपमानित करने में आगे रहे हैं। इन्होंने एक बार गांधी जी को अधनंगा फकीर भी बोला था, आप लोगों ने इसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर आगे देखो, इसमें उपाध्यक्ष बने थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। बाद में उनके बाद वीटी कृष्णाचारी भी बन गए थे। फर्स्ट बैठक में 207 सदस्य आए थे। पहली बैठक में 207 सदस्य आए थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। ठीक है, ये पहली बैठक की बात थी जिसमें 9 महिलाएं उपस्थित थी। ठीक है, बाद में तो टोटल 15 महिलाएं हो गई थी। और मुस्लिम लीग ने 73 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और देसी रियासतों के 93 सदस्य इसमें नहीं आए थे। ठीक है, क्योंकि देसी रियासतों के सदस्यों को यही नहीं पता था, देसी रियासतों वालों को यही नहीं पता था कि हम भारत में जाएंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे और हम अपना अलग देश बनाएंगे। क्योंकि हर राजा चाह रहा था कि हम अपना देश बनाएं, क्यों हम किसी के अधीन जिएंगे। ठीक है, राजा है तो राजा क्यों दूसरे के अधीन जाना चाहेगा। 11 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट डेट है, सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, 9, 11 और 13, ठीक है, लगातार 2-2 दिन के गैप पे है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और संविधान सभा की कार्यवाही इसी दिन से स्टार्ट हुई थी। अभी तक तो अध्यक्ष बन रहे थे, फिर बन रहे थे, लेकिन 13 दिसंबर ऐसी डेट है जहां से संविधान सभा की कार्यवाही चालू हुई थी। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्तावना का आधार यही बनी थी। इसमें संविधान और सरकार के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। 8 अनुच्छेद इसमें लिखे गए थे। 22 जनवरी 1947, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद देखते हैं, देखिए भीमराव अंबेडकर जी का योगदान संविधान बनाने में हद से ज्यादा रहा है। लगभग 389 सदस्यों में से जब भारत आजाद हुआ तो 324 सदस्य बचे थे, 324 सदस्य बचे थे और उसमें से भी 250 लोगों को अगर मिला दिया जाए तो उनसे भी ज्यादा अकेले बोलने वाले और बहस करने वाले थे भीमराव अंबेडकर। कहने का मतलब लोग थे तो, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। ये 5 से 6 सब्जेक्ट में पीएचडी कर चुके थे और इनका कांग्रेस से मनमुटाव भी चलता था। कांग्रेस इनको नहीं पसंद करती थी, ये कांग्रेस को नहीं पसंद करते थे, इनकी अलग पार्टी थी। ठीक है, बॉम्बे से ये लड़े, संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े थे और वहां से हार गए। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था इनको हराने में, हार गए। उसके बाद ये पुनः बंगाल से चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग के सहायता से जीत भी गए, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जैसर कुलना सीट से ये लड़े थे और वो सीट खाली हो गई। खाली क्या हो गई, वो पाकिस्तान में चली गई, तो ये फिर से इनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब बात आई कि राजेंद्र प्रसाद जी ने, एक व्यक्ति थे BN राव, वो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, उनको भेज रखा था हर देश की यात्रा पे और वो हर देश की यात्रा कर रहे थे। वहां पर लंदन में इनकी मुलाकात होती है सर आइवर जेनिक्स से, BN राव जी की। ठीक है, ये सर आइवर जेनिक्स कहते हैं, ये दुनिया भर के संविधान के जानकार होते हैं सर आइवर जेनिक्स, और ये राय देते हैं BN राव जी को कि आपके यहाँ इतना काबिल व्यक्ति बैठा है, आपने संविधान सभा में उसको शामिल नहीं किया है। तो ये आगे राजेंद्र प्रसाद जी से सिफारिश करते हैं, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जी से सिफारिश होने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर को पत्र लिखते हैं और MR जैकर एक व्यक्ति थे, उनकी सीट खाली करवाकर अंबेडकर जी को उस वहां से सदस्य बना दिया गया संविधान सभा का। अब संविधान सभा का प्रारूप BN राव जी ने बनाया है, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव थे। ठीक है, और खास बात यह है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, इन्होंने सदस्यता नहीं ले रखी थी, बस ये संवैधानिक सलाहकार थे और ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। देखो, संविधान सभा में सबसे काबिल 2 व्यक्ति ही थे, काबिल बहुत से व्यक्ति थे, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से माना जाए तो सबसे काबिल व्यक्तियों में नंबर 1 पे आते हैं डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे नंबर पर आते हैं BN राव।
ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की टक्कर में BN राव भी नहीं थे, लेकिन अगर बात करोगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके बाद BN राव हैं। ठीक, उसके बाद संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था। और फिर बनी थी प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति जिसको भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनते हैं, मसौदा मसौदा समिति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और नाम इसमें लिख लेना, प्रारूप समिति, पांडुलेखा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति। ठीक है, और नाम मिल जाता है कभी कभी, मसौदा। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कार्य क्या हुआ? 30 अगस्त 1947 को इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, स्थापना 29 अगस्त को, कार्य कब से स्टार्ट किया? 30 अगस्त 1947 से। रिपोर्ट 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948, जोड़ लेना कितने महीने हुए। ठीक है, 5-6 महीने में काम ये हो गया था पूरा। सदस्य कितने थे इसमें? 7 थे सदस्य। अध्यक्ष किसको बनाया गया? BR अम्बेडकर जी को बनाया गया। इनका काम क्या था? प्रारूप समिति का काम था कि जो BN राव जी ने प्रारूप बना के तैयार किया है उस पर बहस करना, विचार करना, विमर्श करना, क्योंकि एक बार किसी भी चीज को बनाने के बाद 100% वो सही नहीं हो सकती। जैसे बिल कोई आजकल बनता है तो उस पर चर्चा होना जरूरी है, तभी तो वो आगे पास होता है। तो प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो सबसे नंबर 1 पे गोपालास्वामी, फिर मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, KM मुंशी, कृष्णा मणिकलाल मुंशी नाम था लगभग इनका पूरा। ठीक है, हाँ, TT कृष्णाचारी, ये खेतान जी की मृत्यु के बाद इन्हें रखा गया था, कृष्णाचारी को। और माधव राव थे जो BL मित्र की इस्तीफे के बाद बन गए थे, और BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और एक और थे अदाली कृष्णा स्वामी आयनकर। सबके नाम में लगभग लगभग कृष्ण जी के ही नाम जुड़े हुए हैं। अगर मोहम्मद सादुल्ला को जोड़ दें, याद करने का तरीका हम बता चुके थे। KM मुंशी मूलतः कांग्रेसी थे और सभी कांग्रेस की सीट से ही लड़के आए थे, लेकिन मूलतः कांग्रेसी नहीं थे, वो बाद में कांग्रेस की सीट से लड़के आए थे। 2 किताबें इंपॉर्टेंट हैं अंबेडकर जी की। पहली है हिंदू धर्म की पहेलियां, दूसरी है थॉट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, हिंदू धर्म की पहेलियां और थॉट ऑफ पाकिस्तान। हिंदू धर्म की पहेलियां जिसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा था रिडल्स ऑफ हिंदूज। फिर क्या है? प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करके 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी थी। 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई थी और 21 फरवरी 1948 को इसने रिपोर्ट दी थी। दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। फिर संविधान सभा के अधिवेशन, तो टोटल अगर बात करें तो 12 अधिवेशन हुए थे। 11+1 लिखा जाता है। लास्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें सभी ने आके हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगर बहस वाले अधिवेशन की बात करोगे तो वो 11 हैं, और ये लास्ट वाले अधिवेशन में अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए सभी को बुलाया गया था, इसलिए 11+1 लिखा जाता है। अगर टोटल की बात किया जाए तो 12 अधिवेशन हो जाते हैं। फर्स्ट बैठक में 9 महिलाएं थी, कुल महिलाएं 12 हो गई थी। फर्स्ट बैठक में 9 महिलाएं थी, कुल महिलाएं 12 हो गई थी, 15 हो गई थी, सॉरी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया था, जिसको अंगीकृत कहते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार हो गया था। इसमें लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनने में दिन पूछे जाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, हमने लिखा नहीं है कहीं। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, और टोटल जब से बनना चालू हुआ था तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। 26 नवंबर को 11 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कहने का मतलब मूलतः हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे कि अब 26 जनवरी तक यही हमारे चलते रहेंगे। विधि दिवस, तो विधि दिवस कैसे मनाया गया? अंबेडकर जी की जयंती 125वीं अभी कुछ 2-3 साल पहले मोदी जी ने इसको चालू किया था विधि दिवस के रूप में मनाने में। ठीक है, अंबेडकर जी की 125वीं जयंती जब मनाई गई तो संसद में एक विशेष अधिवेशन रखा गया और उसमें कहा गया कि 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाने लगेंगे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर वाला दिन है इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अभी मोदी सरकार ने एक दिवस की घोषणा की थी, जिसको संविधान दिवस के 2017 से शायद ये चालू हुआ था, एक बार चेक कर लेना। ठीक, फिर लाहौर अधिवेशन जानो। ये 1929 दिसंबर को
कांग्रेस ने घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस मनाने लगी थी। इसमें नेहरू जी अध्यक्ष थे 1929 वाले अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसमें घोषणा की गई थी कि हम अपना जब भी आजादी लेंगे ये 26 जनवरी को आजादी दिवस मनाएंगे। लेकिन भारत की आजादी कब हो गई थी? 15 अगस्त 1947 को हो गई थी। वो डेट 15 अगस्त हो गई। अब ये 26 जनवरी का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए संविधान को तैयार हो जाने के बावजूद 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू मतलब बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट दिन हमारे लिए चला आ रहा था 1930 से 26 जनवरी का। तो लोगों ने कहा, संविधान सभा के लोगों ने चर्चा की कि हम क्यों ना 26 जनवरी के ही दिन इसको लागू करें, जिससे हम गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाएं। इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। ठीक, आगे देखो। 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर को अंगीकृत कर दिया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। ठीक है, अंतिम बैठक ये थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने आकर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने आकर हस्ताक्षर किए थे। जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। प्रधानमंत्री जो थे बने, उन्होंने सबसे पहले किया, और जो राष्ट्रपति बने उन्होंने सबसे लास्ट में किया। लेकिन इसमें घपला ये था कि सबसे पहले हस्ताक्षर करना था अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको करना था हस्ताक्षर, लेकिन नेहरू जी सबसे पहले आ गए और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी का इंतजार नहीं किया और खुद ही सबसे पहले जाके उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और फिर जब बात आई कि अब राजेंद्र प्रसाद जी के लिए जगह ही नहीं बची, कहाँ हस्ताक्षर किया जाए, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर थोड़ी सी जगह बची थी, वहां पर तिरछा हस्ताक्षर कर दिए थे। अभी एक फोटो मैं उसकी भी दिखाऊंगा कैसे वो हस्ताक्षर किए गए थे। 15 में से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। जो 15 संविधान सभा में बताया गया कि 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे। अंतिम बैठक में जो महिलाएं आई थी वो 8 महिलाएं ही आई थी। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, अब ये बात समझना, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। ठीक है, जब भारत में मुस्लिम लीग था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो 324 सदस्य बचे थे। उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब भारत आजाद होने और पाकिस्तान अलग हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को 299 सदस्य बचे थे। इसका कारण ये है, कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई थी और मुस्लिम लीग वाले तो चले ही गए थे, तो 299 सदस्य बचे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के समय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के 229 बचे थे और देसी रियासत के 70 सदस्य बचे थे। देसी रियासतों के 70 सदस्य थे और ब्रिटिश इंडिया के 229 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट फिर से, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। ठीक है, निर्वाचित किया गया था, सभी सदस्यों ने मिलके निर्वाचित किया था राष्ट्रपति। अभी चुनाव नहीं हुआ है, बस निर्वाचित कर दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित कर दिया गया है राष्ट्रपति के तौर पे। फिर देखो क्या है, देखो जब संविधान सभा कार्य कर रही थी तो वो दो कार्य कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कार्य कर रहे थे, और दूसरा संसद के रूप में भी काम कर रही थी, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर सबसे पहले संसद ये अध्यक्ष लोकसभा के भी बने। ठीक है, संसद के अध्यक्ष के तौर पे कौन काम कर रहा था? जीवी मावलंकर, गणेश करके इनका पूरा नाम है। ठीक है, सर्च कर लेना, जीवी मावलंकर इनका नाम है। तो इसमें बात ये थी कि अगर आपको पता होगा कि भारत में पहले आम चुनाव
तो 1951-52 में हुए, लेकिन पहला संविधान संशोधन 1950 में ही हो गया था। इसका कारण यही है कि संविधान चलाने के लिए, मतलब सरकार चलाने के लिए संसद के रूप में काम कौन कर रहा था? संविधान सभा ही कर रही थी। तो इसके अध्यक्ष के तौर पे जीबी मावलंकर काम कर रहे थे। होता क्या था, एक सेशन में संविधान सभा काम करती थी, वो बहस करती थी, उसके बाद संसद के तौर पे अध्यक्ष बन जाते थे जीबी मावलंकर, और संसद वाले जितने भी काम होते थे, जैसे आज लोकसभा काम करती है, उस तरह ही ये जीबी मावलंकर की अध्यक्षता में संसद के रूप में संविधान सभा भी काम करती थी। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, तो 393 अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत का शीर्षक, संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। ठीक है, अनुच्छेद 393 में संविधान का शीर्षक लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संविधान का शीर्षक है? तो 393 में संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। फिर अनुच्छेद 394 में यह लिखा गया कि 26 नवंबर 1949 से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हमने यही बात पीछे बताई थी कि हमारे 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। ठीक है, गिनती में 16 हैं, कोई बीच से उठा करके 16 अनुच्छेद जो हमारी सरकार चलाने के और देश चलाने के लिए अनिवार्य थे, उनको लागू किया गया था, 16 अनुच्छेद। और ये भी लिख दिया गया कि शेष अनुच्छेद जितने भी हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? 394 में लिखा गया। फिर क्या है? 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का शासन चल रहा था, वो 1935 अधिनियम के तहत चल रहा था। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1935 का अधिनियम उसमें पढ़ा होगा। इस अनुसार ही हमारा देश चल रहा था। कब से? भारत की आजादी से संविधान लागू होने तक एक 1935 एक्ट ही काम कर रहा था भारत का सरकार चलाने का। इसके तहत क्या था? भारत के शासन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। 1935 के तहत भारत की शासन व्यवस्था से लागू किया जाएगा। इसका उल्लेख अधिनियम 1947 में था। अब एक चीज का ध्यान देना, जब भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया तो उन्होंने भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास करके भेजा, और उन्होंने कहा कि अगर भारत चाहे तो अपना नियम कानून लागू करे या 1935 एक्ट के तहत ही संविधान बना लेने तक कार्य करें। ये भारत पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इस पे अब कोई भी अपना दबाव नहीं डालेंगे कि भारत किस अनुसार अपना कार्य करता है। तो भारत ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक हमारा देश 1935 एक्ट के तहत ही कार्य करता रहेगा। मतलब उसके नियम अनुसार, उसमें जितने भी नियम अनुसार थे, उस अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 395 में लिख दिया गया कि क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे, तो लास्ट अनुच्छेद में ये लिखा गया कि एक्ट 1935 मतलब 1935 अधिनियम को समाप्त किया जाता है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी समाप्त होता है। ठीक है, उन अनुच्छेद 395 में ये लिखा गया कि आज से अधिनियम 1935 समाप्त होता है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी समाप्त होता है। अब भारत अपने संविधान के तहत चलेगा। देखो, कुछ लोगों ने संविधान सभा पर और कांग्रेस पे टिप्पणियां की हैं, जिसमें से चर्चिल ये बहुत बोलते थे। ठीक है, ये हर बात पे भारतीयों की बेइज्जती करने में आगे रहते थे। चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी, उसमें मुसलमानों का योगदान कम था। मुसलमान थे लेकिन योगदान कम था, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, इसलिए चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने एक जाति की संस्था कहा? तो चर्चिल ने कहा। फिर कौन है? 1919 एक्ट
की सफलता जांचने हेतु जो साइमन कमीशन भारत भेजा गया था, याद होगा 1927 में भेजा गया था ये, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसमें जो अध्यक्ष थे साइमन, ये भी संविधान सभा पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहे और इन्होंने इसे हिंदुओं की संस्था कह दी, ठीक है। साइमन ने हिंदुओं की संस्था कह दिया संविधान सभा को। तो देखो, दो बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट हैं। एक चर्चिल का है जिन्होंने एक जाति की संस्था कहा है, और दूसरा साइमन का है जिसने हिंदुओं की संस्था कहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हैं और इसको ध्यान रखना, दोनों ही पूछी जाती हैं। एक किताब लिखी भारतीय संविधान की आधारशिला, किसने लिखी? ग्रॉविन ऑस्टिन ने। ग्रॉविन ऑस्टिन एक लेखक हैं जिनको भारतीय पद्मश्री से भी नवाजा गया था इस किताब के लिए, ठीक है। इन्होंने संविधान सभा का मतलब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस ही संविधान सभा है। ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी अंतिम बैठक में जब गए तो इन्होंने कहा कि यदि मैंने कोई अच्छा काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, यदि मैंने कोई अच्छा काम किया है तो वह प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर जी को बनाना था, ठीक है। अंबेडकर जी का योगदान संविधान बनाने में बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्टेटमेंट क्या दिया? यदि मैंने कोई अच्छा काम किया है अपने जीवन में तो वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर जी को बनाना था। इन्होंने अंबेडकर जी को स्किल्ड पायलट कहा। स्किल्ड पायलट का मतलब है निपुण पायलट, ठीक है। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो अंबेडकर को क्या कहा था? स्किल्ड पायलट। एक व्यक्ति थे केवी राव, इन्होंने संविधान में अंबेडकर जी को संविधान का जनक और जननी दोनों की उपाधि दी थी, ठीक है। केवी राव ने अंबेडकर जी को संविधान का जनक और जननी दोनों की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने अंबेडकर को जनक और जननी कहा? तो केवी राव ने कहा था, ठीक है। संविधान का जनक ही अंबेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। बी आर अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु की भी संज्ञा दी जाती है। कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लो। क्या है फैक्ट? तो ये है 6 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी और पहली बैठक जब कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद कर लेना। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। किस प्रथा के अनुसार? फ्रेंच प्रथा के अनुसार, फ्रांस की प्रथा के अनुसार। और फ्रांस की प्रथा के अनुसार ही सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो सबसे बुजुर्ग थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। सबसे पहले संबोधित किया था, याद कर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले संबोधित करने वाले थे जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी सबसे पहले संबोधित किया था इन्होंने संविधान सभा को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था और 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी, ठीक है। ये अंबेडकर जी जिसके अध्यक्ष थे, इन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी, वो भी देख लेना। 29 अगस्त को ये हो गया। कुल खर्च, इसमें अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, कई जगह कुछ मिल जाता है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है, ये हमने लिख दिया था, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर बहस देखो 114 दिन हुई थी, जिसमें 11 + 1 अधिवेशन हुए, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, बता चुके हैं। 114 दिन बहस हुई थी। आजादी से पहले 4 अधिवेशन हो चुके थे और 7वें अधिवेशन में गांधी जी की इसी दौरान मृत्यु हुई थी और 7वें अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, ठीक है। 30 जनवरी 1949 को शायद गांधी जी की मृत्यु हुई थी और 7वां अधिवेशन उस समय होना था, तो उस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी? तो 7वें अधिवेशन में दी थी। 24 जनवरी 1950 को
सबसे पहले मतलब फर्स्ट राष्ट्रपति और हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपना लिया गया। ठीक है, तिरंगा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग अलग होते हैं। जन गण मन राष्ट्र गान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रमंडल सदस्यता भारत ने कब ली? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल सदस्यता जितने भी अंग्रेजों के कब्जे वाले देश थे उनको एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप राष्ट्रमंडल सदस्यता लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, जिसमें से भारत ने उसकी सदस्यता ली थी। कब ली थी? मई 1949 में। ठीक है, कई देशों ने नहीं भी ली। और राष्ट्रमंडल खेल भी आप जानते होंगे उन्हीं देशों में खेला जाता है जहां जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था या उनका अधिकार वहां पे था। ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। लागू करने से पहले संविधान का वाचन कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। इसका मतलब समझो क्या है कि जब लागू किया जा रहा था तो उससे पहले 3 बार संविधान को पढ़ के सुनाया गया, फिर उसको लागू किया गया कि इसमें कोई अभी भी तो त्रुटि नहीं बची है। ठीक है, 3 बार उसको पढ़ के सुनाया गया था, उसके बाद लागू किया गया था। अब कुछ हम स्लाइड दिखाएंगे।